चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई कॉम्प्लेक्स और वेक्टर, जैसे कि हमने देखा, उनका बिहेवियर लगभग सिमिलर होता है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर ऑब्जर्व की जाती है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने देखा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यूज़ ज्योमेट्री के अंदर भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेते हैं यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम सारी जो चीज़ें पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिनमें एक्स और वाई के टर्म्स में इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, इस तरह के इक्वेशंस जो हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में सीखते हैं, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला की, कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में जैसे डिस्टेंस फार्मूला था वैसे ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन चल रहा है, इसमें भी एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम डिनोट कर सकते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखें डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ओ एंड पी। ये है ओ और ये पी। ओ का कोऑर्डिनेट है z1 और पी का कोऑर्डिनेट है कोई z2। ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, z2 माइनस z1 करते हैं, तो z2 माइनस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 आयोटा, है ना, यही तो आएगी। और उसका अगर मॉडुलस लेते हैं, मॉडल लेते हैं, तो हमें जो हमारी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके जैसा ही सेम मिल जाएगा। तो ये O से P के बीच की जो डिस्टेंस है, OP बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो z1 कोई है 3 + 4 आयोटा, z2 है कोई 2 + 1 आयोटा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो रूट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 10। समझ में आई बात। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट है बी, सेकंड है इसका, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकलेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, दो पॉइंट हो, मान लीजिए z1 है और ये z2 है। इन दोनों के हाफ डिस्टेंस से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना।
जो एक तो इनके बीचों बीच से गुजरे, है ना, और दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो क्या लाइन कहलाती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की देखिए इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, समझे। मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट है जेड, यहाँ पे जनरल पॉइंट जेड हो गया कोई एक्स कॉमा वाई, है ना। जैसे लाइन में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई जनरल एक्स कॉमा वाई लिया तो उसका उस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, और उसी कंडीशन से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लोकस का पता चलेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस बराबर होगा जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा उसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो इस वजह से क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड वन मॉड बराबर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जेड माइनस जेड वन मॉड को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मॉड ऑफ जेड क्या होता है, जेड जेड बार, मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार होता है। दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर दें, फिर जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड वन टाइम्स जेड बार माइनस जेड वन बार बराबर जेड माइनस जेड टू टाइम्स जेड बार माइनस जेड टू बार। तो इसको आगे सिंप्लीफाई और करके आप जैसे आप फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसे आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रिंसिपल पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 + 4 आयोटा माइनस 5 + 6 आयोटा। पॉइंट्स है 3 + 4 आयोटा एंड -5 + 6 आयोटा, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता लगाइए। फाइंड आउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो ये मान लीजिए Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इस रिलेशन में, Z माइनस जेड वन, तो Z माइनस जेड वन ये क्या हो गया, 3 + 4 आयोटा टाइम्स जेड बार माइनस जेड वन बार क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो -3 और +4 आयोटा हो जाएगा ना ये। और इस तरफ आ जाएगा जेड माइनस जेड टू है -5, माइनस माइनस +5 -6 आयोटा, और जेड बार का भी बार ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस, और ये माइनस माइनस फिर +6 आयोटा, ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन पता लगाई जा सकती है, ठीक है, समझ बात, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल देखने को हमें मिलते हैं। खाली फाइनल हमें एक जेड पैरामीटर ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रखो, जेड बार को एक्स माइनस आयोटा वाई, इतना आवश्यक नहीं है। आप खाली सिंपली एक्स के टर्म्स में इसको, इस जेड के टर्म्स में इसको छोड़ दीजिए, जो भी फाइनल इक्वेशन आती है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करें तो जेड जेड बार हो जाएगा ये -3Z, जैसे जेड जेड बार -3Z +4 आयोटा जेड -3Z बार माइनस माइनस +9 -12 आयोटा प्लस में 4 आयोटा जेड बार माइनस में 12 आयोटा और माइनस में 16 हो जाएगा इस तरफ, और ऐसे ही उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
+4 आयोटा, +4 आयोटा, -12 आयोटा, -12 आयोटा, -3z बार। तो हमें जेड और जेड बार के जो एक्सप्रेशन हैं उनको कॉमन लेके आगे सॉल्व कर लोगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से चीज़ें निकाली जाती है। ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स में यूज अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, ये फटाफट नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट देखो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कोई दो पॉइंट्स है, मान लीजिए Z1 और Z2। अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट Z मान लो पता लगाना है जो इन दोनों को M1:M2 में इंटरनली इंटरसेक्ट करे, है ना? यहाँ पे इंटरसेक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो M1:M2 में अगर इंटरसेक्ट करे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? M1Z2, Z2 M1/M1 + M2 आता है ना। जैसे वहां पर क्या था? x1 M2 प्लस x2 M1 अपॉन में M1 + M2। ऐसा होता है सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली में तो प्लस चलता है, एक्सटर्नली में माइनस हो जाता है। तो इफ जेड इंटरसेक्ट, इसमें एक केस इंटरनली इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, उस केस में तो जेड आ जाएगा Z1 M2 प्लस Z2 M1/M2 + M1। तो ये इंटरनली इंटरसेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जेड के। और दूसरा एक्सटर्नली, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट कराना हो तो उस समय जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। Z1 M2 माइनस Z2 M1 अपॉन M2 - M1। समझ में आई बात? तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई पॉइंट है जो इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो एक ट्राइंगल फॉर्म होता हो तीन कोऑर्डिनेट्स Z1 Z2 और Z3 के द्वारा। ये Z1 कोऑर्डिनेट है, ये Z2 है और ये क्या है? Z3। तो तीन वर्टिसेस हो कोई ट्राइंगल के, तो उसका जो एरिया दिया जाता है, एरिया वो कैसे दिया जाता है? इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 Z3, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला आता है 1/4। जैसे वहां पर देखते हैं तो वहां पे कोई मैट्रिक्स जैसा आता है ना, मैट्रिक्स तीन x1 x2 y1 y2, है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो क्या आता है? 1/4 ऑफ मोड ऑफ एक ऐसा डिटरमिनेंट, एक ऐसे डिटरमिनेंट का मोड, क्या? Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, Z3 Z3 बार 1। तो इस डिटरमिनेंट का मोड, ये देखो डिटरमिनेंट है ना, इसका भी क्या निकालोगे? मॉड निकालोगे। और उसका 1/4 जब करोगे तो इस ट्राइंगल का क्या आएगा? एरिया आएगा। क्योंकि एरिया हमें आपस कॉम्प्लेक्स तो नहीं, हमें तो कोई मॉड मॉड ही चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए। Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, Z3 Z3 बार 1, इस डिटरमिनेंट का भी मॉड और उसका फिर 1/4 क्या आएगा? हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ आई बात? ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अब देखो, कोई तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, जैसे कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है तीन पॉइंट्स की? कि हाँ, अगर वो लाइन में होते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल का एरिया है वो क्या होता है? 0 होता है ना, है ना, 0 होता है। तो आप तीन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हो।
यहाँ पे पॉइंट जाएगा इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया। तो इन तीनों का क्या होगा, एरिया जो बनाया जाएगा इन तीनों के द्वारा वो क्या होगा, 0 होगा। उस केस में तो मैग्नी मॉड डिटरमिनेंट ऑफ Z1 Z1 बार 1 Z2 बार 1 Z3 बार 1 बराबर, ये कंडीशन भी हो जाती है 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में क्या होगा। मान लीजिए कोई लाइन जो है वो दो कोऑर्डिनेट Z1 और Z2 से पास हो रही है। ये मान लो Z1 है और ये कोई Z2 है, इनसे पास हो रही है। तो हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, विच इज पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स Z1 एंड Z2। तो इसमें अलग अलग तरह की फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है सबसे पहले, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि हम कोई एक पैरामीटर लेते हैं Z1 और Z2 के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। मान लीजिए इस लाइन पे कोई जनरल कोऑर्डिनेट Z है। जनरल कोऑर्डिनेट क्या है, Z कहीं पे है, और ये Z कोई इन Z1 और Z2 को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है, कोई रेशो में। उस रेशो को अपन ऐसा कुछ ले लेते हैं कि ये, अगर ये T है तो ये 1 - T है, ये T है तो क्या, ये क्या है पार्ट 1 - T, ऐसा मान सकते हैं। रेशो कुछ ऐसा है कि उनका अगर सम करें तो क्या है, वापस 1 आ जाए। जैसे 1 - T और T का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई Z जो है Z1 Z2 को इस तरह से डिवाइड कर रहा है, किस तरह से, 1 - T रेशो T से, है ना। तो लेट Z इज डिवाइडिंग Z1 एंड Z2 बाय रेशियो 1 - T, T। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी शेप जो है उसकी अगर इक्वेशन निकालनी है तो हमें उसका लोकस निकालना होता है। लोकस निकालने के लिए हमें एक जनरल कंडीशन चाहिए होती है। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई नया वेरिएबल, बीच का इंटरमीडिएट वेरिएबल डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए वो कोई T है जो Z1 और Z2 के बीच का रिलेशन हमें देने वाला है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए Z1 Z2 को 1 - T रेशो T में डिवाइड करता है। तो इस Z की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, 1 - T टाइम्स Z2 प्लस T टाइम्स Z1 अपॉन में 1 - T प्लस T से T कैंसिल। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू TZ1 प्लस 1 - T Z2। इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए ये क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी। समझ में आई बात? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि Z1 Z और Z2 के द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, 0। सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, जिसमें बीच में कोई हम पैरामीटर ना यूज करें, ये T जैसे यूज किया गया है ना, बिना T के सीधा इक्वेशन हमें ड्रॉ करना और लिखना हो। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसका डिटरमिनेंट जो है, इसका Z Z1 और Z2, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0।
जेड बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 बार 1, इन सभी का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना? ठीक है, तो ये 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना हो तो रोज और कॉलम के ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं। मान लो जो R1 रो है उसमें से R2 को घटाया और R2 रो में से R3 को घटा देंगे, तो इससे देखो हमारा क्या ऑपरेशन से आएगा, Z माइनस Z1, Z बार माइनस Z1 बार 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार 0। और ये ऐसा कैसे रख दिया, Z2 बार और 1, ये पूरा 0 ना चाहिए। अब देखो इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, तो ओपन करने का प्रिंसिपल क्या होता है, ये अगर एलिमेंट लिया तो ये कॉलम रो छोड़ के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ से ऑपरेशन शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। इन दोनों का तो 0 0 होने वाला है, तो केवल एक यही चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा Z माइनस Z1, Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस ऑफ Z बार माइनस Z1 बार मल्टीप्लाई में Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा, 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात? इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास आएगा, Z Z1 Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार, Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार, और Z बार टाइम्स, है ना, माइनस ऑफ Z बार टाइम्स Z1 माइनस Z2। ये दो टर्म आ गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बाकी हो गए देखो Z1 बार Z1 Z1 बार, ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, और फाइनल जो बचेगा वो बचेगा प्लस में Z1 Z2 बार माइनस में Z1 बार Z2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस ऑफ Z बार Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 बार माइनस में Z1 बार Z2। ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए। क्लियर? तो ये दो तरह की फॉर्म है। एक और फॉर्म होती है, वो फॉर्म क्या होती है, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी एक फॉर्म होती है अपने, उसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं। और एक जनरल इक्वेशन लाइन की क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है ना। तो वैसा एक और इक्वेशन होता है जिसको अपन जनरल फॉर्म बोलते हैं, तीसरा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखो क्या होती है, जैसे अपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म आती है वो आती है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। क्या? ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हियर ए, क्योंकि ए का ए बार है तो ए तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है, ए कॉमा बी आर कांस्टेंट्स। ये क्या है, दो कांस्टेंट्स हैं। जहाँ पे ए इज कॉम्प्लेक्स, ए तो कॉम्प्लेक्स है बट बी इज रियल। ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यहाँ पे, लेकिन बी क्या होता है यहाँ पे, रियल नंबर होता है। तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू
0। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है जिसके टर्म्स में कोई जनरल फॉर्म जो है किसी स्ट्रेट लाइन की उसे दिया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये जो लाइन का जनरल फॉर्म आया है, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अंदर हम जब स्लोप निकालते हैं लाइन का, तो हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ एक्स का स्लोप अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट करते हैं ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस ऑफ ए अपॉन ए बार, माइनस ऑफ ए अपॉन ए बार। ठीक है, ये आता है माइनस ऑफ ए अपॉन ए बार, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। ए क्या है यहाँ पे? जेड बार का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ जेड बार डिवाइडेड बाय ए बार क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ जेड है, कॉफिशिएंट ऑफ जेड है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म। मान लो कोई लाइन का जनरल फॉर्म है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लाइन का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा वो क्या होगा? माइनस में ए ऑफ ए बार होगा। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स स्लोप का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? मान लो अगर आपको दो लाइंस के कॉम्प्लेक्स स्लोप पता हो, अगर मान लो दो लाइंस के कॉम्प्लेक्स स्लोप पता है, इफ टू लाइंस हैव कॉम्प्लेक्स स्लोप्स एज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। मान लो दो लाइंस है जिनके कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है। तो ऐसे केस में अगर लाइन परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी? जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का सम 0 होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखना। दो कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर आपको पता हो दो लाइंस के, तो लाइंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम क्या होगा? 0 होगा। और दूसरा है लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल कब होगी? जब अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे केस में लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। समझ में आई बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म। ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात कि लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर from a point on line, from a point on a line। मान लीजिए लाइन तो है आपकी कोई ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0, ये कोई लाइन है, और ये कोई पॉइंट है Z1। अब ये पॉइंट का यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। कि कोई पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर, डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है? उस लाइन का, उस पॉइंट का उस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसकी देखो वैल्यू कितनी आती है। जैसे अगर आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला याद हो, कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लाइन है, और उसका कोई मान लो x1 y1 पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो वो क्या आती थी?
ए एक्स मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड और रूट में नीचे ए स्क्वायर प्लस, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी आने वाला है। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आता था, यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, यहाँ पे जो डी की वैल्यू आती है वो आती है मॉड ऑफ इस जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड वन, ए बार जेड वन प्लस ए जेड वन बार प्लस बी, ये तो ऊपर वाला टर्म हो गया। नीचे रूट में प्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए बार और बी बार है, ए बार और ए ही तो है, उनका स्क्वायर रूट एडिशन वगैरह कुछ भी करते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ट्वाइस ऑफ ए ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगी, है ना। और ए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ट्वाइस ऑफ, मैं इसको बोल दूंगा मॉड ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए बोल देंगे, ठीक है। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कुछ कुछ वैसे ही आएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, क्लियर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये लाइन के बारे में सारी जानकारी है, स्ट्रेट लाइन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, नोट इट डाउन। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और एप्लीकेशन, वो है सर्कल। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हमने समझी, वैसे ही सर्कल की इक्वेशन भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सर्कल होता क्या है कि एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेंटर से हमेशा फिक्स रहती है। तो ये मान लो सेंटर इसका जेड नॉट पर है, मान लो कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट पर है और उसकी रेडियस आर है, और मान लीजिए कोई जनरल कोऑर्डिनेट उसका जेड है, तो जेड और जेड नॉट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए ना। और वही क्या देगा हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर उन सभी पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो इन सभी पॉइंट्स का जो लोकस है वही तो क्या देगा हमें, सर्कल की इक्वेशन देगा। तो जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और यही क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में भी देखा कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है, तो उसके तीनों कंडीशंस अपन समझ सकते हैं। जैसे इफ एनी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट इज, केसेस है देखो, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल के अगर आउटसाइड है तो उसका रेडियस से डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस केस में जेड माइनस जेड नेट जो होगा, बाहर कोई पॉइंट है तो उसका सेंटर से बाहर वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये चेक करने की कि वो पॉइंट सर्कल से बाहर है या नहीं। तो उस केस में उस सर्कल के सेंटर से जो भी डिस्टेंस आएगी वो रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी, अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर है। अगर पॉइंट अंदर है, इनसाइड ऑफ सर्कल है, सर्कल के अंदर है, तो जेड माइनस जेड नॉट की डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे कहीं पे होता है, तो ये जो डिस्टेंस हुई वो रेडियस से क्या होगी, छोटी। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन, समझ में आई बात। और सर्कल के ऊपर है तब तो ये कंडीशन है ही जी, उस केस में जेड माइनस जेड नॉट क्या होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए, समझ में आई बात। देखो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल भी अपन लेते हैं। जनरल फॉर्म, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जनरल फॉर्म देखो सर्कल की क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म में देखो क्या होगा, जो लाइन की इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर जीरो, ये लाइन की जनरल फॉर्म थी। इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दीजिए जेड जेड बार, क्या ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक जनरल फॉर्म बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन की, जेड जेड बार प्लस
ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0। और ऐसे केस में जो रेडियस आएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू आती है रूट में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी आती है। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस में बी, ये क्या होगी, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कोई सर्कल का जनरल फॉर्म दे रखा है। जनरल फॉर्म में क्या होगा, जो लाइन की जनरल फॉर्म थी क्या, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0, उसमें क्या ऐड हो जाता है, जेड जेड बार ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हो जाती है। ओके, और उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, रूट में मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे वहां पर होती है ना, अगर कोई सर्कल का जनरल फॉर्म दे रखा होता है क्या होती है इसकी, रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी होता है ना, जहाँ पे एफ और जी क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का हाफ, माइनस ऑफ हाफ होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये जनरल फॉर्म के माध्यम से हम सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट और भी है कि मान लो तीन कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनसे गुजरने वाला सर्कल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम थ्री सर्कल पासिंग फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल passing from three non-collinear points। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन हमें देखना है। तो ये देखो क्या होगा कि मान लीजिए एक सर्कल ऐसा कोई है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन क्या है, मान लीजिए ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है, इनसे पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी काम में ली जाती है कि मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होता है, थीटा। अगर मैं इस एंगल का वैल्यू देखना चाहूँ और इस एंगल का वैल्यू देखना चाहूँ तो ये दोनों बराबर है। ये तो मान लो हो गया कोई जनरल पॉइंट, और ये कोई है Z1 Z2 और Z3 स्टैंडर्ड गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे Z2, मान लो Z2 माइनस Z1 और अपॉन Z3 माइनस Z1 करें, मैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 की वैल्यू अगर देखूं तो ये किसके बराबर आएगी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर आती है, कॉनिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। और इसी तरह से जनरल फॉर्म वाला भी देखें तो Z2 माइनस Z अपॉन Z3 माइनस Z किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z अपॉन Z3 माइनस Z मैग्नीट्यूड ऑफ ई की पावर आएगा थीटा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या है, रियल वैल्यू है। तो इन दोनों का जो डिवीजन है वो हमें क्या दे देगा, रियल दे देगा। मान लो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो 1 में मैं 2 का डिवाइड जब करता हूँ तो ये डिवाइडेड बाय ये, यानी कि Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z1। ठीक है, इस पूरे में डिवाइड करिए ये इसका, तो नीचे तो आ जाएगा Z2 माइनस Z और ये ऊपर चला जाएगा Z3 माइनस Z हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन एक बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है इन, ये देखो रियल है ये भी रियल है, रियल और रियल का डिवाइड करके क्या बनता है, रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो ये
जो एक्सप्रेशन है Z2 माइनस Z1 टाइम्स Z3 माइनस Z अपॉन Z3 माइनस Z1 टाइम्स Z2 माइनस Z, ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा? 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन देगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? ठीक, इस तरह से करते हैं। ये सर्कल के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो आगे कुछ और सर्कल की इक्वेशंस हैं, जैसे डायमीटर फॉर्म देखते हैं। डायमीटर फॉर्म, मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल के डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो। मान लो ये Z1 है और ये Z2 है। उस केस में ये जो कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट एंगल बनाएगा वो कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है ना। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए, इस कंडीशन का यूज करते हुए डायमीटर फॉर्म की इक्वेशन आएगी। मैं सीधा इक्वेशन लिख देता हूँ। ये इक्वेशन आती है Z माइनस Z1 टाइम्स Z बार माइनस Z1 बार प्लस Z माइनस Z2 टाइम्स Z बार माइनस Z2 बार बराबर 0। ये डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। Z माइनस Z2 टाइम्स Z बार माइनस Z2 बार, Z बार इधर भी बार बार है, इधर नहीं है, इधर बार है, इधर है, नहीं है। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, डायमीटर दे रखे हो तो। ओके, ये बात समझ में? अब देखो कुछ और चीज़ें भी है, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो इसके बाद में अपने सारे कॉनिक सेक्शन पूरे हो जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर्कल के सभी तरह के फॉर्म्स हो गए, है ना। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला में क्या होता है कि इस तरह का एक शेप होता है, और उस शेप की खासियत क्या होती है कि जो फोकस होता है, मान लो A, 0 पर है, ये फोकस है, और इसे कहते हैं, उसका क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी जनरल पॉइंट Z जो होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सीधा, और फोकस से डिस्टेंस, ये S मान लो है फोकस यहाँ पे, और ये P है और ये M है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो SP और PM की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। तो SP बराबर क्या होता है? PM होता है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, मान लो है ये Z प्लस जेड बार प्लस 2A, Z प्लस जेड बार प्लस 2A, ये क्या है? किसी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? Z प्लस जेड बार प्लस 2A बराबर 0। तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, है ना। इसको अपन A, 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, A+0 आयोटा, है ना। वो ये फोकस हो गया इसका। तो ऐसे केस में इसकी जो डिस्टेंस आती है, ये डिस्टेंस हो जाएगी Z-A। SP क्या हो जाएगा? Z-A का मैग्नीट्यूड। ये बराबर होगा ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये लाइन की इक्वेशन, लाइन के किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो कितना होता है? ये हो जाता है Z प्लस जेड बार प्लस 2A। यहाँ पर जब आप Z रख रहे हो तो ये Z कौन सा रख रहे हो? कोई भी जनरल पॉइंट हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे A और A बार की वैल्यू क्या है? 1 ही है ये तो नीचे क्या आ जाएगा? 2A होता है तो 2 आ जाएगा, केवल आ जाएगा ना। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी? पैराबोला की हो जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन में क्या आता था? नीचे ट्वाइस ऑफ A आता था। इस केस में A कितना है? 1। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नहीं ये, सॉरी सॉरी, SP SM, ये SM और ये MP। ठीक है, अब सही। SM और इक्वेशन ऑफ, अब लेते हैं नेक्स्ट इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है? दो फोकस होते हैं, इस तरह का इलिप्स होता है।
एलिप्स में दो फोकस होते हैं, S1 S2, है ना। इन दोनों फोकस का कोई भी जनरल पॉइंट मान लीजिए पी लें यहाँ पे, ये कोई जेड है, कोई जेड कोऑर्डिनेट जिसका है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, तो ये जो S1P है और S2P का जो सम होता है एलिप्स के लिए, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। और यहाँ पर मान लीजिए कोई 2a के बराबर है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट Z1 है, इसका Z2 है, तो S1P प्लस S2P कोई कांस्टेंट के बराबर है, मान लो ये है 2a, प्राइस ऑफ ए ले लिया, तो S1P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड बराबर 2a। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई बात। दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और देखो, अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के इक्वेशन में, हाइपरबोला में क्या होता है, इस तरह के हाइपरबोला होते हैं, इसमें भी दो फोकस, ये मान लो S1 है, ये S2 है, कोई जनरल पॉइंट P लें हाइपरबोला के ऊपर, तो हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो ये डिफरेंस होता है, मान लो S2P माइनस S1P, ये डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट मान लो कोई 2a है, इसका Z1 है कोऑर्डिनेट, इसका Z2 है जनरल कोऑर्डिनेट, Z ले लिया, तो Z2 S2P तो हो जाएगा Z माइनस Z2 का मॉड माइनस Z माइनस Z1 का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी है पूरी आईआईटी एडवांस लेवल की। यहाँ तक आईआईटी एडवांस लेवल के जो थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से पूछे जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके सवाल करिए, जो अपन गाइड सॉल्व करें, जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स में उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, उतना ही ज़्यादा हमारी पकड़ मैथ्स पे मजबूत होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट कर लेना इसको।